आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ वैट। सबसे पहला पॉइंट, वैट किस चीज पर टैक्स है आपका? टैक्स ऑन सेल्स। सेल्स कौन सी है आपकी? इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? इंट्रा स्टेट सेल्स है। इंटर स्टेट पर क्या लगेगा? सीएसटी। यहां पर जो टैक्स है वो सिंगल स्टेज है या मल्टी स्टेज है? मल्टी स्टेज, यानी कि हर बार जब जब गुड सेल होंगे तब तब उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स किस पर लगेगा? जो टोटल सेल प्राइस है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ए ने बी को बेचा 500 रुपीज में, वैट लग गया, बी आगे सी को बेच रहे 700 रुपीज में, तो पूरे 700 रुपीज पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। फिर इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले जब बेचा था ए ने बी को तो 500 पर टैक्स लग चुका है, बी जब सी को बेच रहा है तो 700 पर टैक्स लग रहा है, तो उस पर 500 पर तो दोबारा टैक्स लग रहा है। यहां पर इस सिचुएशन के अंदर ये तो गलत हो जाएगा। उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बना कि जो पहले आप टैक्सेस पे कर चुके हैं वो लेस कर देंगे। तो 3 अपने सामने स्टेप आएंगे। आउटपुट वैट, ये किस चीज पर टैक्स है? परचेज पर या सेल पर? सेल पर। दूसरा माइनस करेंगे यहां से हम आईटीसी इनपुट, वो किस चीज पर टैक्स है? परचेज पर। जो बैलेंस दैट इज नेट वैट या वैट पेबल। नेक्स्ट पेज, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैट, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। डिफरेंट स्टेजेस, PQ2। डिफरेंट स्टेजेस का मतलब यह है कि कब कब टैक्स लगता है। हर स्टेज पर लगता है। ऑन एवरी सेल टैक्स इज इम्पोज। फिर उसके बाद सारा का सारा बर्डन जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर आ जाना है। क्यों आ जाना है? जो भी सेलर जमा करवाएगा अपना टैक्स वो बायर से रिकवर कर लेगा और फिर गवर्नमेंट के पास जाकर उसे डिपॉजिट कर देगा। करेक्ट। नेक्स्ट, जो आईटीसी है वो आईटीसी तभी मिलता है अगर सेम स्टेट गवर्नमेंट को आपने पहले परचेज पर टैक्स पे किया था। अगर आपने किसी दूसरी गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था परचेज पर, तो अब मैं उसका क्रेडिट क्यों दूं यहां पर? तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सेम गवर्नमेंट के पास अगर दोबारा टैक्स जा रहा है तो वो क्रेडिट देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने यूपी से गुड्स खरीदे एमपी में, यूपी से एमपी सामान पहुंचा, 2 बातें हो सकती हैं, या तो यूपी का वैट पे करके खरीदा होगा या फिर सीएसटी लगा होगा। अगर सीएसटी भी लगा होगा तो वो सीएसटी किसने रखा होगा? यूपी ने, एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीएसटी एक्ट, फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड। यूपी ने टैक्स रख लिया, एमपी के पास पहुंच गया, एमपी से एमपी ने आगे सामान बेचा। अब एमपी पीछे वाले टैक्स का क्रेडिट नहीं देगा क्योंकि पहले टैक्स किसके पास गया था? यूपी के पास। तो की कॉन्सेप्ट यही है कि सेम गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, अगर हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, अगर हमें परचेज पर जो टैक्सेस पे किए हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमें कोई क्रेडिट, कोई रिडक्शन, कोई सेट ऑफ नहीं मिल रहा, तो जो भी हमने टैक्सेस पे किए हैं वो सारे के सारे टैक्सेस क्या करेंगे? हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है तो इसका मतलब हम उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसे हम कॉस्ट में ऐड, वो उसको अलग रखिएगा कॉस्ट से। की प्रिंसिपल सेम कैपिटल गुड्स के लिए भी है। अगर आपको कैपिटल गुड्स पर जो टैक्सेस पेड है उसका क्रेडिट मिल रहा है तो उसे आप डेप्रिसिएशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानकर चलेंगे। नेक्स्ट, इको इनपुट्स, ऐसी परचेजेस जिन पर कहीं कोई क्रेडिट का क्वेश्चन नहीं है। इको इनपुट स्टार्ट, ई से क्या बना अपने सामने? एग्जेम्प्टेड गुड्स। कौन सा एग्जेम्प्टेड? फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है हमारा। इसमें क्यों नहीं क्रेडिट मिलेगा हमें? क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं है। इनपुट और कैपिटल गुड्स के लिए स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इनपुट के केस में अगर हम 2 एफ के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें से एक एग्जेम्प्ट दूसरा टैक्सेबल, तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं 2 के लिए, एक एग्जेम्प्ट दूसरा टैक्सेबल, तो हमें प्रोपोर्शनेट नहीं करना। हां, 3 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, वो स्टेट वेरिएंट की मर्जी वहां पर हो। करेक्ट। ये की पॉइंट अपने सामने। नेक्स्ट पॉइंट, सी से क्या बना अपने सामने? कॉम्पोजिशन, जिससे हम परचेज कर रहे हैं। अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, वो टैक्स कंपोनेंट अलग से लिख नहीं सकता उसके ऊपर। नेक्स्ट, ओ से आउटसाइड इंडिया, क्योंकि उस पर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी, और वो किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आई, इनवॉइस नॉट अवेलेबल, मेन पॉइंट है। एन, नोटिफाइड, इसका एक और नाम भी है नेगेटिव लिस्ट, गुड्स कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। याद रखिए जो इको इनपुट्स के प्रिंसिपल हैं कैपिटल गुड्स पर भी सेम एप्लीकेबल हैं। हो सकता है कोई मशीनरी नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड अप हो,
तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते यहां पर। नेक्स्ट पी पर्सनल यूज, क्योंकि रीसेल नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में वो टिन नंबर नहीं होता, उसका टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, इसीलिए हमने पढ़ा था उसके लिए बेनिफिशियल है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा ले तो पीछे वाले टैक्सेस आगे पास कर सकता है। नेक्स्ट टैक्स नॉट शोन सेपरेटली, कहीं ना कहीं टैक्स रेट अलग से लिखा होना चाहिए। सिर्फ ये लिख दें कि गुड्स इतने इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, दिस इज रॉन्ग। गुड्स का प्राइस कितना उस पर टैक्स का अमाउंट लिखा होना चाहिए, वो परसेंटेज में शो कर दो बात अलग है। सिर्फ ये लिख दो कि एमआरपी इतना इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ये टैक्सेस शो नहीं कर रखे आपने, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट होना चाहिए वहां पर आपका, करेक्ट। एंड लास्टली अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से खरीदा, दूसरे स्टेट का वैट पे करके खरीदा या फिर इंटर स्टेट परचेज किया, दोनों केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एलिजिबल परचेजेस, यानी कि कब क्रेडिट मिल सकता हमें। हमने कहा एक सेम स्टेट से खरीदा हो, फिर हमने कहा सेम स्टेट से खरीदा इंटर स्टेट सेल कर दी, यूपी से यूपी खरीदा, यूपी से एमपी बेच दिया, अभी भी एलिजिबल है। यूपी से खरीदा फिर हमने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट के केस में गुड्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो भी इनपुट यूज किए हैं उनका क्रेडिट हमें मिल सकता है। नेक्स्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के केस के अंदर ध्यान रखिएगा नेगेटिव लिस्ट में ना हो, नोटिफाइड ना हो, वेरिएंट देखना पड़ेगा हमें। वेरिएंट देखिए तीन, कौन कौन से तीन वेरिएंट। पहला ग्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा, ग्रॉस का मतलब विदाउट डिडक्शन। नेक्स्ट उसके बाद कंजम्पशन, जो भी यूज कर लिया कोई डिस्टिंक्शन नहीं है यहां पर, करेक्ट, कंजम्पशन वेरिएंट। तीसरा उसके बाद इनकम वेरिएंट, 3 साल में या 2 साल में, वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वे। अब हमारे व्हाइट पेपर क्या कहते हैं, हाउ मेनी इयर्स, 3 इयर्स। नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड, पहले आईटीसी वैट के लिए यूज कीजिए, बच जाए तो किसके लिए, सीएसटी के लिए, बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड, कितने साल के लिए, नो लिमिट। लेकिन ध्यान दीजिए जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अगले साल में जब आईटीसी निकालोगे तो उसमें जोड़ना ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस या अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ क्रेडिट। तो अगले साल जब देखेंगे आप तो ध्यान रखिएगा कि जितना आईटीसी है उसमें अनयूटिलाइज बैलेंस साथ में ऐड करके जरूर चलना है आपको यहां पर। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, व्हाइट पेपर की लिमिट क्या है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर व्हाइट पेपर, 10 लाख, 10 लाख है। रजिस्ट्रेशन कराने से क्या मिलेगा आपको, 10, कितने डिजिट का 10 है, 11। पहले तो किसके हैं, स्टेट के, स्टेट कोड, उसके बाद बाकी अपनी मर्जी है वहां पर। नेक्स्ट इनवॉइस, मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट, इसी के चारों तरफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। वैट के इनवॉइस के जो कंटेंट्स हैं उसके हमने पार्ट्स बना रखे हैं, सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल्स, इनवॉइस, गुड्स और साइन। सेलर की डिटेल में सेलर का नाम पता, इनवॉइस नंबर, उसका टिन, बायर के लिए बायर का नाम पता, बायर का नंबर, करेक्ट, इनवॉइस नंबर हो गया। फिर उसके बाद गुड्स की डिटेल में क्या क्या आ गया अपने सामने यहां पर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और आखिर में क्या करेंगे हम, साइन। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट का मतलब ये है कि आउटपुट कितना आप सेल कर रहे हैं, कितने पर, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, हम तो एक परसेंटेज फिक्स कर देंगे। फिक्स अमाउंट का मतलब ये है कि सेल के बेस पर परसेंटेज फिक्स कर दी। आपका आईटीसी कितने से फर्क नहीं पड़ता हमें, आईटीसी लेना ही नहीं है आपको, हर पर्सन के लिए नहीं है जिसकी सेल 10 to 50 है, ये एज पर व्हाइट पेपर है। 10 लाख तक वाले के लिए तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं है कुछ भी, 10 लाख से ज्यादा है, 50 लाख तक है, तो आप ये अपनी सेल के ऊपर मोटा मोटा इतना अमाउंट पे कर दीजिए, बस मर्जी आपकी है, ना चाहें तो ना करें आप, लेकिन ऑप्शन है आपके लिए वहां पर हो। अब 50 लाख से ऊपर है तो आप नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, हर सेल पर अलग से निकालिए, उसका आईटीसी निकालिए, जो भी करना आपको वहां पर। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम कहां अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो यहां क्यों बात कर रहे हैं, हम तो वैट की बात कर रहे हैं। अगर आप सीएसटी की बात करें वहां पर जाकर बात कीजिए, आप कस्टम की बात करें वहां पर जाकर बात कीजिए। इसके फायदे क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सोचिए ध्यान से। एडवांटेजेस, सबसे पहला क्या था वहां पर, छोटा सा अमाउंट था, वाकई में छोटा अमाउंट है, लेकिन ये ध्यान रखिए इसका मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा, छोटा सा तो अमाउंट है, अगर आईटीसी दे दिया तो टैक्स बचेगा ही क्या। और वो छोटा अमाउंट रखा हमने इसीलिए कि साहब सब कुछ मान के लेस कर कुरा के इतना अमाउंट निकल कर आए अपने सामने यहाँ पर। दूसरा हमने कहा कि सिंपल है कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा, टोटल सेल परसेंटेज निकालनी है, नो आईटीसी, नथिंग आउट, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। रिकॉर्ड बहुत सिंपल है, एक सेल रिकॉर्ड, रिटर्न साल में एक बार भर दीजिए बस। यहाँ पर नुकसान क्या है, आईटीसी नहीं मिलेगा, ये कोई नुकसान है नहीं क्योंकि पहले टैक्स कम है। बायर को भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वैट चेन टूट गई,
बायर को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हर बिल के ऊपर अलग अलग टैक्स निकालता हो, वो तो साल का लमसम निकालेगा, यहां पर वैट चेन टूट जाती है। स्टॉक ट्रांसफर अगर किया हमने सामान तो भी कॉम्पोजिशन स्कीम की बात मत कीजिए, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक ट्रांसफर तो सेल है ही नहीं। स्टॉक ट्रांसफर के केस में वैसे हम बात करें अगर हम, तो एक पॉइंट पढ़ा हमने, अगर स्टेट के बाहर सामान भेज रहे हो आप तो उस सिचुएशन में एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या 2% फिक्स है, 2%, कोई सीएसटी का रेट नहीं देखना आपको, 2% ऑफ परचेज प्राइस जितना भी है वो अमाउंट निकाल लीजिए और उससे आईटीसी में से लेस कर दीजिए। जितना स्टॉक आपने स्टेट के बाहर ट्रांसफर किया था अपने सामान, उस सामान का परचेज प्राइस निकालिए, उस जितना स्टॉक ट्रांसफर किया उसका परचेज प्राइस, उसका 2% निकालिए, आईटीसी में से लेस कर दीजिए। स्टेट कहता है क्योंकि मुझे तो दोबारा कुछ मिलना नहीं है तो इतना आईटीसी लेस कर देंगे, ऐसा आपका बैलेंस अपना यूज करो जहां भी यूज करना है आपको। नेक्स्ट, टैक्स रेट्स। नॉर्मल रेट कौन सा आ गया अपने सामने यहां पर 12.5, सस्ते गुड्स पर कौन सा 4, गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल 1%, बहुत सारे एग्जेम्प्ट हैं, और कुछ गुड्स पर मल्टी स्टेज नहीं है, जैसे कि कौन कौन से, पेट्रोल डीजल, लिकर और लॉटरी, इन पर दिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स, 3 रिकॉर्ड हैं, परचेज, सेल और कौन सा, वैट। नेक्स्ट, रिटर्न्स, ये सारे व्हाइट पेपर हैं, स्टेट की मर्जी है रिटर्न में क्या कितनी बार करवाने, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आपकी मर्जी है, स्क्रूटनी कर दी हो कर लीजिएगा, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल, आउटपुट वैट, आईटीसी, नेट वैट, इन सब पे पेनल्टी लगा लीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, रिकॉर्ड नहीं बनाए, टैक्स नहीं जमा कराया, इन सब पर पेनल्टी आपके हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, व्हाइट पेपर कुछ नहीं कहता, लगाना लगाओ आप यहां पर। असेसमेंट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स कौन करेगा अब प्रेजेंट सिस्टम में, ऑफिसर या असेसी? असेसी खुद करेगा अपने आप, यहां पर सरकार चेक करेगी उसको। चेक 2 तरीके से करेगी, या तो अपने ऑफिसर करेंगे सेल्स टैक्स के वैट के, या फिर सीए से करवाएगी। अगर खुद करेंगे ऑफिसर्स तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल ऑडिट, और अगर सीए से करवाएंगे तो एक्सटर्नल। हर स्टेट ने अपनी लिमिट रखी हुई है कि अगर आपकी 40 लाख से ज्यादा की सेल हो, 60 लाख से ज्यादा की सेल हो तो सीए से ऑडिट करवानी जरूरी है आपको यहां पर, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन की वजह से यहां पर लग गए हैं 4 चांद। सीए सारे काम कर देगा आपके लिए, आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है, आपको लोन दिलवाना है, पेपर पास, जो कहोगे सीए कर देगा। अंडर वन रूफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके लिए, सिर्फ आपको सीए क्लियर कर दी है आपको। लेकिन क्लियर किए बिना काम कुछ नहीं चलेगा। अगर क्लियर नहीं की सीए तो सारे बराबर हैं, चाहे आपने कुछ भी, चाहे कितने मार्क्स लिए हो कितने ना लिए हो, नहीं की तो सब बराबर हैं। क्लास में गए थे नहीं गए थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, पढ़ना पड़ेगा बॉस, थोड़ा सा टाइम और पढ़ना पड़ेगा। चेक करो जरा यहां पर इस सिचुएशन में। अगला पॉइंट ये है रोल ऑफ सीए इन वैट, ये तो सर्विस टैक्स पे भी सेम है आपका एज इट इज यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, पुराने सेल्स टैक्स और प्रेजेंट वैट में डिफरेंस क्या क्या अपने सामने। स्टार्ट, सबसे पहला, पुराने सिस्टम में टैक्स कब लगता था, मल्टी या सिंगल? आजकल मल्टी। पुराने वाले सिस्टम में जो सब्सिक्वेंट सेल थी वो क्या थी, वो एग्जेम्प्ट, एक बार लगता था। आजकल टैक्सेबल है क्या? यस। पहले टैक्स लायबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल था, एस्टिमेट करते थे, आजकल क्या है, सिंपल है। पहले वाले के अंदर ऑफिसर्स निकालता था, अब कौन निकालता है यहां पर, एसएससी, और एसएससी खुद ना निकाल पाए तो कौन निकाल लेगा यहां पर, सीए निकाल देगा। नेक्स्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। टैक्स एवेजन खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया? अगर इनवॉइस ही है आपके पास तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इनवॉइस होगा तो उसको पकड़ लेंगे हम, सप्लायर को उसने चेक जमा कराया नहीं कराया टैक्स वहां पर। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब टैक्स कंपोनेंट क्लियर होना, बिल्कुल साफ साफ कि टैक्स का अमाउंट उसमें क्लियर है या नहीं है। पुराने सिस्टम में टैक्स का अमाउंट मर्ज कर देते थे हम, आज के तारीख के अंदर टैक्स का अमाउंट हम अलग से लिख के चलते हैं, अवेयरनेस आती है, फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, न्यूट्रल। आप रॉ मटेरियल एक्स खरीदें वाई खरीदें, एक्स पर वैट ज्यादा है वाई पर कम है, हमें फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाला आपका, आप सेम स्टेट से खरीदोगे अगर तो इको इनपुट एप्लीकेबल नहीं है उस पर। अगर तो न्यूट्रल का मतलब कि आप कुछ भी इनपुट खरीद लो, टैक्स वाले को फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहा है साहब कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली, इससे चिंता मत करो आप कि वैट लग गया तो अगर आपका। नेक्स्ट, अकाउंट्स बन जाते हैं, अच्छी बात है, बाकी सब चेकिंग कर पाएंगे। रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू लीकेज खत्म हो गई, गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा पहुंचने स्टार्ट हो गए।
नेक्स्ट सर्टेनिटी, पहले ये क्लियर नहीं था कि आज सामान 500 का बिकेगा एक्चुअली, तो 500 पर ही टैक्स लगेगा। स्टार्टिंग में एस्टिमेशन बेस पर टैक्स लगा लिया गया था वहां पर। नेक्स्ट, अल्टीमेट सेल प्राइस इसलिए कम हुए थे क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो सारे मर्ज कर दिए गए थे। डीमेरिट्स, नुकसान प्राइमरीली एक ही था कि सबकी कॉस्ट बढ़ गई थी। रेवेन्यू डीलर्स को अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ रहे थे, सरकार को ज्यादा ऑफिसर रखने पड़ रहे थे वहां पर। नेक्स्ट, जो अगली डीमेरिट है वर्किंग कैपिटल की, वो लास्ट स्टेज सिस्टम के कंपैरिजन में। लास्ट स्टेज में कस्टमर से टैक्स लो, जमा करा दो। हमारे सिस्टम में पहले वाला जो डीलर है वो बायर से लेगा, बायर के पास पैसा होना चाहिए उतना, तब तो वो सामान खरीद सकता है उस सिचुएशन के अंदर, करेक्ट। तो वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ये डीमेरिट जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि पुराने सिस्टम के मुकाबले में डीमेरिट है, ये अभी भी है कि दूसरे स्टेट से अगर हम सामान खरीदते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता। इसका इलाज क्या है? इसका जीएसटी। बहुत जल्दी आ जाएगा, आप फाइनल में जरूर पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट, उसके बाद लेकिन फाइनल पे पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा और हिम्मत रखोगे, अपने दिल को पकड़ के रखो थोड़ा सा और यही सोचो कि हाँ यार पास करके दिखाना मुझे, अपनी इज्जत के लिए, औरों के लिए ना सही बेशक से, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, मुस्कुराओ मत। मेथड्स ऑफ वैट, कितने प्रकार के मेथड्स हैं वैट के? हाँ, नाना प्रकार के लगे रहना एग्जाम के, नाना प्रकार के, दादा प्रकार के। मेथड 3 थे अपने सामने, उनमें से एक इंप्लीमेंटेड है। अब कौन सा इंप्लीमेंटेड है आजकल? इनवॉइस मेथड, क्रेडिट मेथड या वाउचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड। हाँ, तीनों एक ही नाम है बेटा, एक ही नाम है तीनों के यहाँ पर। तीनों, इनसे पहले जो था एडिशन मेथड, एडिशन मेथड में परचेज छोड़ दिए, बाकी सब चीजें होती थी आपकी, मुश्किल था। दूसरा था सब्ट्रैक्शन मेथड, सेल माइनस परचेज, उसके ऊपर लगता था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, उस सेल के परचेज प्राइस कौन सा वो देखना पड़ता था यहाँ पर में। नेक्स्ट, वैट इन स्पेशल ट्रांजेक्शंस, सेल्स टैक्स इंसेंटिव्स। वैट इन सेल्स टैक्स इंसेंटिव्स, इस सिचुएशन में इंसेंटिव देने के 3 तरीके हैं। किसी को आपको एनकरेज करना हो, जैसे मैं आपको एनकरेज करता हूं, तो कभी टूर पे लेके जाता हूं घुमाने आपको, कभी आपको पार्टी करवाने लेके जाता हूं आपको, कभी आपको डिस्को लेके जाता हूं, कभी आपको यहाँ पर ये वाली बात, क्या क्या नहीं करवाया मैंने आपके लिए यहाँ पर ये वाली बातें, आपको सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ लो बस। आपको यहाँ पर किस किस को कहां कहां घुमाया, क्या क्या गिफ्ट दिए आपको, बड़े बड़े गिफ्ट आपको यहाँ पर। इस तरीके से यहां पर सरकार भी इंसेंटिव दे सकती है। सरकार ये कहती है कि हम आपका टैक्स माफ कर, नंबर वन एग्जेम्पशन, नंबर 2 डेफरमेंट, यानी कि टैक्स कलेक्ट कर लो कस्टमर से, लेकिन थोड़े टाइम बाद जमा करा देना। 3rd, उसके बाद टैक्स नॉर्मली कलेक्ट होंगे, लेकिन क्या करेंगे उसके बाद आप रिफंड कर देंगे उसके बाद वहां से आप। सो इन दैट सिचुएशन क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट मेथड है वो सबसे गलत है, क्योंकि उसमें वैट चेन टूट जाती है। इन दैट सिचुएशन अच्छा पॉइंट ये है कि आप रिफंड दें टैक्सेस के, यहां पर टैक्सेस के रिफंड की कोशिश करने से ये जो चेन है ये टूटती नहीं है आपके यहां पर। तो बेस्ट इज इस सिचुएशन के अंदर रिफंड मेथड या डिले मेथड, फर्स्ट मेथड शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट इज लीज ट्रांजैक्शन। लीज ट्रांजैक्शन के लिए फिर से वही पॉइंट अपना, आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था और ये कहा गया था कि आप लीज पर भी टैक्स लगा सकते हैं। कौन सा टैक्स लगा सकते हैं? वैट या सीएसटी या दोनों लगा सकते हैं, याद रखिएगा। बोथ द टैक्सेस कैन बी इम्पोज। सेम इज ऑन हायर परचेज, डीम्ड सेल मान लेते हैं दोनों को, यहां पर लीज हायर परचेज दोनों के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं। आर्टिकल 366 है अपने सामने यहां पर। हायर परचेज में टैक्सेबल इवेंट कौन सा आपका? जैसी आप डिलीवर करेंगे इमीडिएटली आपकी सेल मान लेंगे यहां पर हम, इमीडिएटली सेल शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, असेंबली के लिए, कुछ चीजें बनाने के लिए, तो उसमें याद रखिएगा 366 कहता है आर्टिकल कि आप टैक्स लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन जो लेबर चार्जेस हैं, जो सर्विस चार्जेस हैं, उस पर मत लगाइएगा। उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा।
इसका मतलब क्वेश्चन कहता है अगर कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, उसमें से जो भी लेबर सर्विस चार्जेस हटा दीजिए, साथ में जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसने कंज्यूम किए, वो प्रॉपर्टी वो गुड सेल नहीं होते हैं। उस सिचुएशन के अंदर जो भी उसने कंज्यूम किया वो उसको भी आप लेस कर दीजिए, आप कंज्यूमेबल्स, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसके लेबर सर्विस चार्जेस, कंज्यूमेबल्स, इन तीनों चीजों को हटा दीजिए, बैलेंस आपका सेल प्राइस। बैलेंस सेल प्राइस के ऊपर आउटपुट वैट, फिर जैसे आईटीसी निकालते थे सेम क्वेश्चन प्रोसीड हो जाएगा। बस उन तीनों चीजों को हटा दीजिएगा, लेबर सर्विस चार्जेस कंज्यूमेबल्स। ओके